नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस कंपनी की कहानी आपको बता रहा हूं वो एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को यदि आपने अपने यहाँ लगा लिया तो मान के चलिए जिंदगी भर आप उसको पैसे देते रहेंगे, वो आपको अपने ऊपर इतना निर्भर कर देगी। खास बात क्या है, हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांवों से, टाउन से वो संचालित हो रही है और हिलाकर धर दिया उसने माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, सेल्स फोर्स की तो उसने रातों की नींद उड़ा दी। मैं बात कर रहा हूं जोहो की, एक ऐसी कंपनी जो लीक से उल्टा चलती। मैं बात कर रहा हूं उसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू की, जो दुनिया के तमाम फाउंडर से उल्टा चलते हैं। देखिए, जब 90 के दशक में सारी कंपनियां इन्वेस्टर से लाखों करोड़ों उठा रही थी, उस वक्त जोहो ने तय किया हम किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं लेंगे। क्यों तय किया उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। और हम बूट स्ट्रैप्ड चलेंगे स्टार्टअप की तरह, और हमारे पास जो पैसा है उसी से हमारी कंपनी चलेगी। लोग हैरान परेशान, ग्रोथ पाथ पे कंपनी बैठी है, पैसे क्यों नहीं ले रही है। दूसरी कंपनियां लगातार आईपीओ ला रही थी। लोग जोहो से सवाल करते कि भाई आप आईपीओ क्यों नहीं ला रहे, और उनका जवाब होता हम प्राइवेट कंपनी का फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। हमको ना शेयर होल्डर्स को आंसर देना है, ना हमको सरकार को आंसर देना है। हम जैसे चाहेंगे वैसा काम करेंगे, इसलिए हम आईपीओ नहीं ला रहे हैं। दोस्तों, इनके जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, वो भी पूरी तरीके से उल्टा चलते हैं। एक और दुनिया में जितने फाउंडर्स हैं उनकी गाड़ियां फ्लॉन्ट होती है, यॉट फ्लॉन्ट होते हैं, प्राइवेट प्लेन, हेलीकॉप्टर, विलास फ्लॉन्ट होते हैं। श्रीधर वेम्बू मिट्टी के झोपड़े में रहते हैं, मिट्टी के झोपड़े में। आज भी ऑटो में चलते हैं, साइकिल में चलते हैं, बाइक में चलते हैं। जहां सारी दुनिया दूसरे देशों में, खासकर यूएस में आईटी का रिसर्च सेंटर बनाती है, इन्होंने पूरा उल्टा करके इंडिया में रिसर्च सेंटर बनाया और एकदम गांव के युवाओं को लेते हैं, अपना सिखाते हैं, अपनी कंपनी में जॉब देते हैं और बिल्कुल पैशन के साथ उनको हैप्पी करके रखते हैं। दोस्तों, बहुत ग्राउंडेड, बहुत कंपैशनेट, बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बहुत मिनिमलिस्ट, आम फाउंडर से बिल्कुल अलग व्यक्ति है श्रीधर वेम्बू। तो आज की ये केस स्टडी आपको बताएगी कि आप इंडिया में रहकर ग्लोबल बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। आप लीक से पूरी तरीके से हटकर बिना दिखावे का व्यापार, बिना मार्केटिंग के खर्च का व्यापार कैसे खड़ा कर सकते हैं। और आज की अद्भुत असाधारण केस स्टडी लेकर आगे बढ़ूं उसके पहले आपको याद दिला दूं, ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। 500 से ज्यादा वीडियोस हैं वहां, 100 से ज्यादा बायोग्राफीज, लाइफ पर, बिजनेस पर, पेरेंटिंग पर, सोसाइटी पर, रिलेशनशिप्स पर, प्रोडक्टिविटी पर। कोई ऐसा विषय नहीं है जहां पर वीडियो ना हो। और हर दिन एक वीडियो देखेंगे ना, जिंदगी में क्रांति आ जाएगी। ऑडियो के यदि प्रेमी है तो आपको याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर रिलीज हो जाता है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करें। तो पहले ये जानते हैं जोहो की और श्रीधर वेम्बू की शुरुआत कैसे हुई। तमिलनाडु के थंजावुर जिले में एक औसत परिवार में श्रीधर वेम्बू का जन्म हुआ। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, आईटी या कंप्यूटर सर्विस नहीं की। उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया और क्वालकॉम में जाकर एक वायरलेस इंजीनियर के रूप में कैलिफोर्निया में काम करने लगे। उधर उनके दो भाई हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में चेन्नई के एक अपार्टमेंट में अपने ऑपरेशंस चला रहे थे। और उधर न्यू जर्सी में टोनी थॉमस एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने में लगे थे, SNMP API प्रोटोकॉल। क्या किया श्रीधर वेम्बू ने, अपने भाइयों को और टोनी थॉमस को आपस में मिला दिया। 1995 में उनके ऑपरेशंस को मर्ज करा दिया। आज तक भी श्रीधर वेम्बू जोहो के या उस ग्रुप के अंदर नहीं आए थे, वो साइड एक्टर थे। उसके बाद उन्होंने क्वालकॉम छोड़ा और सिलिकॉन वैली चले गए अपनी सारी सेविंग्स लेके। अब वहां क्या हुआ, एक दिन टोनी आए, लास वेगास ट्रेड शो था, वहां पर उनको कोई सेल्समैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने श्रीधर से कहा यार वो SNMP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर सेल करना है, तुम भी आ जाओ, साथ दे दो। अब वेम्बू सेल्स में अच्छे नहीं थे, लेकिन नहीं बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने VP मार्केटिंग का बिजनेस कार्ड छपाया और एडवेंट नेट के फर्स्ट सेल्स पर्सन बन के उतर गए। अब कोई वेम्बू का सेल्स स्किल तगड़ा नहीं था, रस्टिक था बहुत। उसके बावजूद वहां उन्होंने कुछ सेल्स हासिल कर ली। और आज भी जब कोई वेम्बू से पूछता है क्या चीज सीखना चाहोगे, क्या बदलना चाहोगे, वो कहते हैं यार पीछे जाके ना सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना चाहूंगा। और वहां से श्रीधर वेम्बू और जोहो की संयुक्त जर्नी शुरू हुई। खास बात क्या है, उस वक्त कंपनी का नाम जोहो नहीं था, महज 95 में मर्जर हुआ था। 1997 में
350 के डॉलर सेल्स पहुंच गया। वो जितना भी कमाते उसको वापस कंपनी में डालते और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जान लगा देते हैं। उन्होंने सेल्स टीम, देखिए उल्टा देखिए, सेल्स टीम यूएस में रखी और R&D टीम कंप्लीट इंडिया में रखी। देखते ही देखते 1998 में $1 मिलियन का रेवेन्यू पहुंच गया और महज एक साल बाद 2000 में $10 मिलियन का रेवेन्यू पहुंच गया और यहां पर वेम्बू CEO बन गए। तो यहां पर एक्चुअली वेम्बू ने कमान संभाली पूरे इस ग्रुप की। वो कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहले 5 साल जिंदा रहना जरूरी है। हम हर पल ये सोचते थे हम ये कैसे श्योर करें कि हम 5 साल बिजनेस से बाहर ना हो। इसके लिए हम शेमलेस होके सेल्स करते थे और हमको लगता है शुरू में किसी भी फाउंडर का पहला स्किल सेल्स होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात वो कहते हैं, अपनी पहली अर्निंग करते तक प्रोसेस की चिंता मत करो, ज्यादा प्रोसेस में उलझे रह जाओगे, सेल्स नहीं आएगी, पूरी ताकत लगा दो, कैसे भी करके अपनी सेल्स, इनिशियल सेल्स को क्लोज करो। और बोलते धीरे धीरे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा अच्छा कोट कहते हैं वो, तेजी से गिरने से अच्छा है कि धीरे 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 सफलता हासिल करो। जोहो आखिर बूट स्ट्रैप्ड होकर भी सरवाइव कैसे करता रहा? क्यों वो डेट में नहीं गया? क्यों उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आए? क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी का कॉर्नर स्टोन था फ्रूगैलिटी। मतलब जहां जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करेंगे। कंपनी बड़े ऑफिस नहीं बनाएगी, फैंसी ऑफिस नहीं बनाएगी, कोई फाउंडर फैंसी रिम्यूनरेशन नहीं लेगा, फैंसी कार्स नहीं मिलेगी, फैंसी पर्क्स नहीं मिलेंगे, फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास नहीं मिलेगी, मिनिमम मार्केटिंग एक्सपेंस होगा और घर से पैसा जलाकर कोई मार्केटिंग नहीं होगी। इस फ्रूगैलिटी की वजह से इतना बड़ा .com बबल आके चला गया, लेकिन जोहो पर असर नहीं पड़ा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स सब सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे थे। वहां पर कोई भी दूसरी कंपनी घबराती, उसको सर्वाइवल का खतरा होता। लेकिन श्रीधर वेम्बू और उनकी टीम ने देख लिया था। उन्होंने तय किया हम अपना मैक्सिमम टाइम, एफर्ट और मनी इनोवेशन और R&D में लगाएंगे। हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, इतने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे कि लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हम एंड टू एंड स्वीट प्रोडक्ट बना के लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना देंगे। और श्रीधर वेम्बू कहते हैं यदि दुनिया के इन बड़े बड़े हाथियों से हम लड़ पा रहे हैं तो उसकी वजह हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इनोवेशन और R&D का DNA। यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या आप बड़े मार्केट प्लेयर्स को महज कॉपी कर रहे हैं या अपने लिए निश प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, अपनी ताकत को इनोवेशन में लगा रहे हैं? टीम जोहो को पता था किसी भी प्रोडक्ट की लीडरशिप ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। दुनिया में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके जेब पैसों से भरे हैं और जैसे उनको पता चलेगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का स्कोप है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे। तो उनका पहला प्रोडक्ट वेब NMS जैसे ही 10 मिलियन मार्क के आसपास पहुंचा, तुरंत वो भाप गए, इसके सैचुरेशन का टाइम आ गया और दिस इज द टाइम टू पाइवट, नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। और देखते देखते उन्होंने नया प्रोडक्ट बिल्ड किया, मैनेज इंजन। मैनेज इंजन में खूब सारे डिजिटल टूल्स थे जो बिजनेस को आसानी से मैनेज कराते थे। जैसे जैसे वहां कंपटीशन बिल्ड हुआ, उन्होंने तुरंत CRM सॉफ्टवेयर ले आया जिसका नाम रखा गया जोहो कॉर्प। और एक अमेजिंग कहानी है, इनका हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को फंड करता था, जिसकी वजह से इनको बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता था। वेब NMS ने मैनेज इंजन को लाने में मदद की, फंड किया। मैनेज इंजन ने जोहो कॉर्प को फंड किया और आज जोहो कॉर्प बाकी सारी रिसर्च और सारे प्रोडक्ट्स को फंड कर रहा है। सवाल यह है, क्या आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कम हो गई है, उसके बावजूद आप उसको खींच रहे हैं? क्या आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर पैदा हो गए और अब आप डिस्काउंटिंग के वार में चले गए हैं? मार्केट आपको उखाड़ के फेंके, उसके पहले पाइवट कीजिए और तेजी से अपने लिए एक ब्लू ओशियन बनाइए, एक नया प्रोडक्ट लाइए। कहना सरल है मैं जानता हूं, लेकिन यदि नहीं करेंगे साफ हो जाएंगे साफ। वेम्बू बड़े इंटरेस्टिंगली कहते हैं, मैंने जोहो से शादी की है। हुआ यूं कि $10 मिलियन रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था। जोहो के ऊपर किसी प्रकार का कोई उधार नहीं था।
उस समय वीसीज ने उनको अप्रोच किया कि भाई हम आपको एक्स वैल्यूशन पे ऐसा ऐसा फंड दे देंगे, लेकिन एक शर्त रखी कि 7 साल बाद जो फाउंडर्स हैं या जो करेंटली मैनेज कर रहे हैं उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, उनको क्विट करना पड़ेगा। वेम्बू ने बोला मैंने जोहो से शादी की है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता और किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। और उस दिन उन्होंने निर्णय ले लिया ये वीसी आएंगे, अपने 10 नखरे नियम और शर्तें लेकर आएंगे, इनसे पैसा लेके इनको सलाम ठोकने से अच्छा है अपनी कंपनी खुद ही बड़ा करे। तो जिन लोगों को भी इस बात का इंतजार है कि कोई वीसी आएगा या पैसा आएगा तभी मेरी कंपनी बड़ी होगी, रुक जाइए। आपके लिए जोहो एक एग्जाम्पल है कि कैसे बिना एक्सटर्नल फंडिंग के भी कंपनी खड़ी हो सकती है और बड़ी हो सकती है। मैं लगातार श्रीधर वेम्बू के ट्वीट पढ़ता हूं। मेरी कंपनी में उनका जोहो CRM यूज होता है और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज एक्साइट करती है वो उनकी ट्रेनिंग का तरीका और उनकी हायरिंग का तरीका। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी MNCs पैसे से लबालब है। हमने देखा वो आती हैं और मनमानी सैलरी पर टैलेंट को उठा के ले जाती हैं, तो हम तो उनसे कंपीट कर नहीं पाएंगे और कंपीट करेंगे तो हमारे ओवरहेड्स इतने बढ़ जाएंगे कि हम प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। तो उन्होंने एक अनूठा और नया तरीका अपनाया। उन्होंने गांवों से, रूरल एरिया से लेस प्रिविलेज्ड लोगों को उठाया। सीवी में नहीं देखा कितने स्टार्स हैं, कितनी डिग्रीज है, कितना फैंसी कॉलेज है, कुछ नहीं देखा। एकदम ऑर्डिनरी बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को उठाया, अपने यहाँ लाकर जोहो यूनिवर्सिटी में उनको ट्रेन किया जम के। उसके बाद उनको जोहो में जॉब दे दी। उन बच्चों को कल्पना भी नहीं थी कि हमको एक दिन ऐसा जॉब मिल पाएगा। वो बच्चे श्रीधर वेम्बू को भगवान की तरह पूछते हैं। वो अपने वर्क के लिए जेन्युइनली पैशनेट हैं। और वेम्बू बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब स्टूडेंट्स पैसे के लिए परेशान ना हो कि मैं पढ़ने के लिए कहां से पैसा लाऊं, बल्कि वो ये सोचें कि कहां से मैं एम्प्लॉयबल स्किल सीखूं और इसके लिए ना तो उनके पेरेंट्स पर प्रेशर आए ना उन पर खुद पर प्रेशर आए। इसलिए लोग कहते हैं कि जोहो एक ट्रू इंडियन कंपनी है जो गांव के अंदर प्रोडक्ट बना रही है और पूरे ग्लोब को बेच रही है। और इसीलिए कहां इनके ऑफिस है, तेनकाशी, थंजावुर, मदुराई, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, मतलब अंदर अंदर जगहों पर ऑफिसेज हैं। जिन गांवों में इनके ऑफिसेज हब्स हैं वहां के आसपास ये मेडिकल फैसिलिटी शुरू करते हैं और भी बहुत सारा CSR करते हैं। एक तरीके से जहां ये ऑफिस खोलते हैं उसके आसपास की जगह का काया पलट हो जाता है। और इनकी जो हायरिंग है उस हायरिंग की वजह से इनका एट्रिशन रेट यानी कंपनी छोड़ने का रेट बहुत ज़्यादा लो है। और साथ साथ इनकी सैलरीज का स्ट्रक्चर MNCs की तुलना में बहुत ज़्यादा लो है। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी ग्रोइंग एंटरप्राइज के लिए खुद ही कोई ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम खोल सकते हैं? क्या आप ऑर्डिनरी लोगों को, टैलेंटेड लोगों को उठा के अपने यहाँ सिखाकर उनको अपने यहाँ जॉब करने का मौका देकर एक तरफ तो देश सेवा कर सकते हैं और दूसरी ओर अपने ओवरहेड्स को बहुत कंट्रोल में रख सकते हैं? दुनिया के हर एंटरप्रेन्योर को श्रीधर वेम्बू का एक संदेश है। और जब इसी तरीके की उनकी बातें सुनता हूं ना, कभी मुझे उनमें रतन टाटा नजर आते हैं, कभी नारायण मूर्ति नजर आते हैं, कभी अजीम प्रेमजी नजर आते हैं। वो एक फ्यूजन है, मतलब एक और उनके अंदर एकदम स्वदेशी फियर्स नेशनलिस्ट नजर आएगा और दूसरी ओर जब वो कंपीट करने बैठेंगे तो एक ग्लोबल विजनरी नजर आएगा। वो कहते हैं मेक अ ड्यूरेबल कंपनी। वो साफ कहते हैं हमने कभी क्विक मनी बनाने की नहीं सोची। मैं हमेशा जापानीज की ओर देखता था और मैं सोचता यार उनकी कंपनी 50 साल चलती है, 60 साल चलती है, 70 साल चलती है, हमको भी ऐसी कंपनी बनाना है जो 50 साल चल सके। इसके लिए वो 2 जगह पर फोकस करने कहते हैं। पहला, हैप्पी एम्प्लॉयज। वो कहते हैं हम अपनी पूरी ताकत इस बात पे लगाते हैं हमारे एम्प्लॉयज हैप्पी हो, उनको वैसा वर्क कल्चर मिले कि वो कंपनी में काम करते हुए घड़ी न देखे, वो कंपनी से दिल से प्यार करें और हम उनकी इतनी चिंता करें कि वो काम के अलावा और कुछ नहीं सोचें, क्योंकि तभी वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। और हम जो मैनेजर्स रहते हैं उनको साफ कह देते हैं आपकी नौकरी तभी तक है जब तक आपके नीचे के एम्प्लॉय हैप्पी। सेकंड सबसे बड़ी चीज वो कहते हैं जो मैंने पहले भी कही, कंटिन्यूअस इनोवेशन। वो कहते हैं यदि आप किसी भी किस्म का मॉडर्न बिजनेस, ओपन बिजनेस कर रहे हैं जहां पर कोई भी एंट्री ले सकता है,
वहां पर आपको लगातार इनोवेट करना होगा ताकि कंपटीशन से आप पिछड़कर बिजनेस से बाहर ना हो जाएं। मुझे विश्वास है जिस तरीके से इस केस स्टडी को रिकॉर्ड करते हुए मैं एक्साइटेड हूं, सुनते और देखते हुए आप भी एक्साइटेड होंगे। और कम से कम यदि आपने आज 3 लेसन नहीं लिए तो आज का शो देखना व्यर्थ है। विश्वास कीजिए, आपका छोटा बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप गांव में हो चाहे शहर में हो, आज की ये केस स्टडी आपको बहुत कुछ सिखा रही है। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जरूर से जरूर बताइए किस स्ट्रेटजी ने यहां आपके दिल को छुआ। शुक्रिया, धन्यवाद।